तो हमारे साथ में हैं झुंझुनू नगर परिषद की चेयरमैन नगमा जी। और जैसे कि इन चुनावों में चुरू रोड में जो कॉम्प्लेक्स तोड़ने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई हुई थी, वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। तो ये एक्चुअल में था क्या, ये हम जानना चाहते हैं। तो आपको बताऊं, मुझे तो कबड्डी करते बहुत टाइम हो गया। सुबह फिर कबड्डी कोर्ट के सामने मौजूद करेंगे, आप देखो कल। और मैं ठीक हो जाऊंगा थानेदार जी, मैं तो हाँ जाएगा रहूंगा, मैं तो ऊपर लाऊं ठीक होऊंगा। मैं भी आज ज्वाइन कर रहा था, तो रिटायर थे काम ठीक नहीं करो, दूसरी कोई गारंटी है क्या? मैं अरे हम नहीं लड़ सकते क्या चुनाव? चले जाओगे फिर क्या बात करते हो आप? ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? ऐसे बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या कर लोगे आप? नहीं कर सकते। क्या कर बोल रहा हूँ ना, नहीं कर सकते। मेरा कुछ बात कर सकते, कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये क्यों ला रहा है यार? कैसे बात कर सकते हो आप? कैसे बात कर सकते हो? सामने वाली मतलब बीजेपी, हमारे सामने और कोई हो नहीं सकता हम। और फिर जब आपने देखा कि पूरा पुलिस आ गया, प्रशासन आ गया, तो फिर आप लोगों ने राजन गुढ़ा जी को फ़ोन किया, उनको बुलाया, उन्होंने आपकी बिल्डिंग बचाई। ये आप लोग, राजन गुढ़ा साहब कह रहे थे कि भाई यदि दादा के बाद में बेटे को, फिर पोते को यही करना है तो फिर राजतंत्र में क्या दिक्कत थी? तो आप अपने बेटे को कह रहे हैं कि मंत्री पुत्र होने के अतिरिक्त उनमें अमित ओला जी में और क्या योग्यता है? सर, एमडी चौबदार साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारे ऊपर नाबालिग को थोप दिया। तो हमारे साथ में हैं झुंझुनू नगर परिषद की चेयरमैन नगमा जी। और जैसे कि इन चुनावों में चुरू रोड में जो कॉम्प्लेक्स तोड़ने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई हुई थी, वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। तो ये एक्चुअल में था क्या, ये हम जानना चाहते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी, ये चुरू रोड वाला कॉम्प्लेक्स का क्या मामला? ये एक सोची समझी साजिश थी सामने वाली पार्टी की, क्योंकि उपचुनाव सर पे थे। सामने वाली मतलब बीजेपी, हमारे सामने और कोई हो नहीं सकता। हम अपना कॉम्पिटिटर किसी को नहीं समझते, क्योंकि अगर कांग्रेस के सामने कोई खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो उनकी एक सोची समझी साजिश थी जिसका हमें शिकार बनाया गया, क्योंकि उससे पहले भी 6-7 महीने से वो अधिकारी यहीं थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। अचानक उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और उसी रोज़ ट्रांसफ़र होने के बाद हम पे कार्रवाई की जाती है। तो इसका तो अंदाज़ा आप लोग भी लगा सकते हो कि ये साजिश का ही एक हिस्सा था। मैडम, वो बिल्डिंग अतिक्रमण में है क्या सड़क पे? अगर ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हमने उसकी सारी डिटेल जो है वो दे दी है। नगर परिषद भी उसकी कार्रवाई कर रही है। अगर ऐसा कुछ है तो झुंझुनू शहर में हमने सभी चिन्हित कर रखे हैं। उसमें अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहेगी और वो चीज़ तो नॉर्मल है। फिर शाम को मैडम अचानक पुलिस कैसे पहुंच जाती है और सब कैसे पहुंच जाते हैं? पुलिस तो वो लोगों का पूरा था, वो लोग जाब्ता लेकर निकले थे, उनका पूरा प्लान था। ये कितने बजे की बात है? ये तकरीबन 5-5:30 बजे के करीब की बात है, शाम को, शाम 5-5:30 बजे की बात है। प्रशासन आ जाता है, पुलिस आ जाती है, उसको सीज करने की कार्रवाई। बिल्कुल सीज करने के ऊपर आए थे जेसीबी, और वो एकदम उन पूरे जाब्ते के साथ में वो लोग आए थे सीज करने के लिए। अपनी कार्रवाई जो पूरा उनका जो मकसद था उसको अंजाम देने वो लोग आए थे। और फिर जब आपने देखा कि पूरा पुलिस आ गया, प्रशासन आ गया, तो फिर आप लोगों ने राजन गुढ़ा जी को फ़ोन किया, उनको बुलाया, उन्होंने आपकी बिल्डिंग बचाई। ये आप लोगों को किसने कहा? मैडम, जो कोतवाल साहब के साथ बहस हुई थी, जिस तरह वो सुपरमैन की तरह आए, उस बिल्डिंग को बचाई गई, पूरी वाह पूरे राजस्थान में हो रही है। विशेष रूप से ये कहा जा रहा है कि ओला जी ने उसमें कुछ नहीं किया था, या उनके ऊपर ज़्यादातर ये आरोप है कि वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी समस्या में नहीं आते हैं। सलीम की आई, सोहेल की आई, दुनिया भर की चीज़ें आई। तो ये ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। इस चीज़ को जो मुद्दा जो लेकर गए ना, ये सारा सामने वाली पार्टी जो थी उनका रचा रचाया एक जाल था जिसमें हमें फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन हमारी सूझबूझ थी उसमें, और हमारे ऊपर माननीय विजेंद्र सिंह जी का एक हाथ जो है, हमारे सपोर्टर के रूप में उनका हाथ था, जो उनका वो मकसद कामयाब नहीं हुआ और उस जाल में हम लोग नहीं फंसे। नहीं, तो मतलब क्या था कि जैसे आपको पता चला वो सीज हो गए, तो फिर आपने किसको फ़ोन किया, किसको बुलाया? ऑब्वियसली हम किसको फ़ोन करेंगे? अगर हमारे ऊपर जो इंसान हमें दिखता है, हमारे ऊपर सांसद साहब माननीय विजेंद्र सिंह जी है, तो हमने तुरंत उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने कुछ किया क्या? जो भी कुछ किया ही उन्होंने। आप लोगों की ये जो गलतफहमी है, मैं आज मीडिया के माध्यम से इसको दूर करना जरूर चाहूँगी। आपका सवाल अच्छा था, आज सारी मैं कन्फ्यूजन ही दूर कर देती हूँ। ये जो भ्रांतियाँ लोगों में फैलाई गई है ना कि वहाँ सुपरमैन बन के राजेंद्र गुड्डा जी पहुँचे, उन्होंने कोतवाल साहब से वहाँ भिड़ंत की, उन्होंने वो जेसीबी वापस भेजी, जाब्ता वापस भेजा। अगर वो ही कर लेते ना ये सारे काम, तो वो उदयपुर वाटी से यहाँ क्यों भाग के आए?
वो उन्हीं के ऊपर हो जाती है चीज़ें। तो नहीं फिर मैडम मतलब आपने ओला जी को बुलाया था? बिल्कुल, ओला जी को फ़ोन किया और उन्होंने सारी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो फिर उनके गुड़ा जी वहाँ कैसे थे? वो हमें नहीं पता। वो बताया जा रहा है कि उनकी वहाँ कोई पास में के कॉलोनी में कहाँ कुछ भी तो मीटिंग चल रही थी, वहाँ से गुजर रहे थे और जहाँ 4 लोग इकट्ठे दिखते हैं वहाँ गुड्डा जी अपने आप ऑटोमेटिकली पहुँच जाते हैं, किसी के बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बुलाया नहीं, कुल मिलाकर बिन बुलाए मेहमान आप जो भी उनको नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो आप लोग टैग देना चाहो वो दे सकते हो, मेरी तरफ से खुली छूट है। आपने अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य ने? नथिंग ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा परिवार 50 साल से ब्रिजेंद्र ओला जी के साथ, शीश राम जी के साथ से कांग्रेसी है और आज मैं मीडियम के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि हमेशा कांग्रेसी रहेगा, तो उनको वहाँ बुलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो हमारे साथ में हैं फतेहपुर के विधायक हाकम अली खान साहब। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसा माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया, शानदार। किसके पक्ष में है? कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में इसलिए है कि राजस्थान की जनता ने इनको 11 महीने पहले जनादेश देकर के देख लिया और आज जनता पछता रही है कि काश हम ये गलती ना करते तो आज जनता का यह हाल नहीं होता। जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की योजनाएं थी, उन योजनाओं को या तो इन्होंने बंद कर दिया और या उनको कटिंग चला दी उनके ऊपर। सर इस बार विधानसभा से नए प्रत्याशी आए हैं ओला परिवार के, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, काम करने वाला तो कोई भी हो सकता है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू पहले प्रथम कांग्रेस के थे, उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आ गया, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी आ गई, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी आ गया। तो फिर कहो ना, वो जो बोल रहे हैं कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, तो राहुल गांधी को बोल दो क्यों आप परिवारवाद फैला रहे हो घर में बैठा। तो ये कोई परिवारवाद नहीं होता है। जो देश के लिए झुंझुनू का दादा फौज में था, उसका बेटा फौज में हो गया, उसका पोता फौज में हो गया और चौथी पीढ़ी भी फौज में, तो कल आप कह दोगे चौथी पीढ़ी फौज में क्यों जा रही है? जो देश की रक्षा करेगा वो फौज में जाएगा। और जो, सुन लो मेरी बात भाई, और जो राजनीति के अंदर समाज सेवा करेगा, जो समाज के लिए टाइम देगा, जो समाज के लिए काम करेगा, वो आएगा जिसमें वो योग्यता होगी। और जिसके पास टाइम नहीं है, जो समाज सेवा नहीं कर सकता, वो नहीं आ सकता। इसमें क्या है? राजन गुड़ा साहब कह रहे थे कि भाई यदि दादा के बाद में बेटे को फिर पोते को यही करना है तो फिर राजतंत्र में क्या दिक्कत थी? तो आप अपने बेटे को क्यों बार बार आगे ला रहे हो? कह रहे हो कि मैं झुंझुनू से लड़ूंगा, मेरा बेटा उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ेगा। आपके भाई को, आपका भाई क्यों चुनाव लड़ रहा था? पहले आपका भाई एमएलए रहा है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है, तो फिर एक को लड़ना चाहिए था, परिवारवाद नहीं लाना चाहिए था उनको। वो कौन से मुंह से बात कर रहा है जो सबसे पहले परिवारवाद तुमने लाए? वो सर ये भी पूछ रहे हैं कि मंत्री पुत्र होने के अतिरिक्त उनमें अमित ओला जी में और क्या योग्यता है? नहीं, जो एक राजनेता में जो एक समाज सेवा करने वाले योग्यता होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए। अमित ओला नहीं, शीश राम जी का परिवार, ओला परिवार में कोई भी असामाजिक तत्व नहीं है, कोई गुंडा प्रवृत्ति का नहीं है, कोई शराब माफिया नहीं है, कोई भूमाफिया नहीं है, कोई बजरी माफिया नहीं है, भ्रष्टाचारी माफिया नहीं है। ये उदयपुर वाटी की जनता, अगर आप में कुछ होता तो उदयपुर वाटी की जनता आपको क्यों घर भेज दिया वापस? किस लिए भेज दिया? जवाब दीजिए। जीतते आप उदयपुर वाटी से चुनाव, आप मंत्री थे और आप बार बार कह रहे हो कि मैंने ये इतना काम करा दिया, इतना काम करा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इन 5 सालों में के स्कूल भी खुला दे राजेंद्र गुड्डा उदयपुर वाटी में, तो मैं राजनीतिक से इस्तीफा दे दूंगा। 5 साल अशोक गहलोत ने खुलाए हैं, सारे स्कूल जो हमारी सरकार ने खुलाए हैं, जो भी चाहे CHC हो, PHC हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी हैं, सड़कें हों, वो सारे कांग्रेस की सरकार ने काम कराए। अगर गुड्डा के अंदर ताकत है, एक स्कूल खुला के बता दो कि मैं 5 सालों में मेरे गुड्डा ने स्कूल खुला दिए, तब मानूंगा मैं। सर MD चौबदार साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारे ऊपर नाबालिग को थोप दिया। नहीं, MD चौबदार साहब को भी मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा, तो घर क्यों बैठे हो? कांग्रेस ने आपको मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना कर रखा है। आज आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप झुंझुनू से हो, कि आप आओ। और कांग्रेस में हमेशा टिकट मांगने का सबको अधिकार है, टिकट मांगनी भी चाहिए। जो आदमी राजनीति करना चाहता है उसको आगे आना चाहिए, टिकट मांगनी चाहिए। मैं ये बात कहता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ, टिकट मांगनी चाहिए। लेकिन टिकट मिलने के बाद सच्चा कांग्रेस का सिपाही वही होता है, सच्चा कांग्रेस का वफादार वही होता है कि टिकट जिसको पार्टी ने टिकट दे दी उसके साथ लग के उस कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताओ। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं सच्चा कांग्रेस हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, तो फिर राहुल गांधी को घर बैठा दो ना,
नहीं, उनको सर सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि कांग्रेस में किसी मुस्लिम भाई को पद नहीं दिया जाता, कभी विधायक की टिकट नहीं दी गई। नहीं, आप क्या हो? आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बैठे, आप मुसलमान नहीं हो गया? मैं हाकम का फतेहपुर से विधायक बना बैठा हूँ, मुसलमान नहीं है क्या? आदर्श नगर से रफीक खान एमएलए बना बैठा है, मुसलमान नहीं है क्या? आमीन कागजी किशनपुर से विधायक बना बैठा, मुसलमान नहीं है क्या? जुबेर भाई रामगढ़ अलवर से विधायक बना, मुसलमान नहीं है क्या? शिव से आमीन खान को टिकट दी, मुसलमान नहीं है क्या? झुंझुनू की बात हैं? झुंझुनू की बात। तो फिर पूरी कहते हो कि एक समाज, कभी कांग्रेस पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी सब समाजों को साथ लेकर चलती है। अगर यहाँ से कोई माइनॉरिटी का जीतने के सर्वे में आता तो माइनॉरिटी को टिकट देते, क्या दिक्कत है? लेकिन ये थोड़ी है कि मैं एक जाति का नारा लगा करके कांग्रेस पार्टी अगर एससी का जीतने के लायक होता तो एससी को देगी, अगर बहुसंख्यक जीतने के लायक तो कोई बहुसंख्यक को देगी, अल्पसंख्यक जीतने वाला तो अल्पसंख्यक को देगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वे से और सब 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, सबको मौका देती है। सर, राजेंद्र गुढ़ा जी जब से यहाँ पर आए हैं और उनकी सभाओं में जितनी भीड़ उमड़ रही है, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों की, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नीचे की ज़मीन सरक रही है, उसका आधार सरक रहा है। नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और जो भीड़ आप बता रहे हो, वो भीड़ तो लोग देखने के लिए भी जाते हैं, सुनने के भी लिए जाते हैं। और बहुत अच्छे वक्ता हैं। नहीं, जाना भी चाहिए उनके चुटकुले सुनने के लिए। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि राजस्थान में MIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद के सांसद हैं, वो आए थे और उनकी सभाओं में 5-5 हज़ार, गुड्डा तो क्या कुछ नहीं है, उसकी सभा में तो 200-300 नौजवान और बच्चे जाते हैं, वो सब वापस आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनकी सभा में तो 10-10, 20-20 हज़ार की भीड़ होती थी। और उनके कैंडिडेटों को वोट कितने आए? किसी को 200, किसी को 250, किसी को 500, किसी को 1000, 2000 वोट कोई कैंडिडेट ने यहाँ राजस्थान में ओवैसी की पार्टी से नहीं लिए, जबकि तो सब मुसलमान लड़ रहे थे। अगर वोट लेते तो फिर उनको देते। तो ये भीड़ तो कोई वोट, आप कह रहे हैं भीड़ वोट में नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी, भीड़ वोट में नहीं बदलेगी। जो झुंझुनू का कांग्रेस का जो सिपाही है, जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, वो कभी नहीं डगमाएगा, कांग्रेस को वोट देगा, चाहे कोई जाति का हो। बात सर केवल सभाओं की नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा जी के बारे में कहा जा रहा है, हम देख भी रहे हैं कि पिछले बहुत लंबे समय से वो झुंझुनू के मुसलमान भाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं, कभी सलीम के लिए, कभी सोहेल के लिए, कभी चुरू रोड पर अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं और JCP के भी आगे आ रहे हैं। राजेंद्र गुड्डा 6 महीने पहले कहाँ था? नहीं, ये तो खैर मुसलमान आज ही पैदा हुआ है क्या झुंझुनू में? 50 साल से झुंझुनू में मुसलमान नहीं था क्या? आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले 55 साल के अंदर कहीं हिंदू मुसलमान का दंगा अगर झुंझुनू में हुआ तो बता दो, कहीं नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। उदयपुर वाटी में गुड्डा में आए रोज क्यों होता है हिंदू मुसलमान का दंगा? वो वहाँ का नेतृत्व करता है, फिर क्यों होता है हिंदू मुसलमान का दंगा? अगर गुड्डा ही अगर होता तो वहाँ 85 मुसलमानों के लड़कों पर केस लगा के उसने छोड़ दिया। वो मुसलमानों के बच्चे कहाँ जाएं, आज किसके पास जाएं? कि मुकदमा नहीं लगेगा तो राजेंद्र गुड्डा के पास नहीं जाएंगे, मुकदमा लगेगा तो राजेंद्र गुड्डा के पास जाएंगे। ये तो भाई साहब बीजेपी की बी टीम है। और ये सोच विचार के आया है कि मुसलमान बीजेपी को तो वोट देगा नहीं, और गुड्डा तू जा और मुसलमानों को बरगला के बीजेपी के मुसलमानों के वोट डाल दे। लेकिन मुसलमान समझदार है झुंझुनू का, कभी वोट नहीं डालेगा, सोच समझ के। अभी टाइम बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। गुड्डा को कहता हूँ मैं कि नहीं, कुछ नहीं है, वोट कांग्रेस के पास जाएंगे, कांग्रेस को लोग देंगे। गुड्डा ही अगर मुसलमानों को ऐसे ही होता तो आगे पिछले 5 साल से लग जाता है यहाँ पर। और वो करा ना कि मैंने उदयपुर वाटी में ये कर दिया, उदयपुर, तो क्यों न कर दिया उदयपुर वाटी से? उसको क्यों न कर दिया? उदयपुर वाटी से चुनाव जीत के बताता। सर, ओला जी ये कह रहे थे, विजेंद्र ओला जी, कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस से सीधा यानी कि नैतिक युद्ध नहीं जीत सकती। बीजेपी ओला जी नहीं करे, बीजेपी कहीं भी सैद्धांतिक नहीं जीत सकती। बीजेपी तो सिर्फ भाई से भाई को लड़ाओ, परिवार से परिवार को लड़ाओ। हिंदू ये कह रहे हैं कि इस वजह से बीजेपी ने कुछ वोट कटुआ मशीनें छोड़ रखी हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि तो बी टीम है बीजेपी की, लेकिन बी टीम की चलेगी नहीं। मेरे पिछले 2023 के चुनाव में भी बहुत जगह बी टीम उतारी थी, लेकिन राजस्थान की जनता इतनी भोली नहीं है, राजस्थान का मुसलमान इतना भोला नहीं है। राजस्थान का मुसलमान जाग चुका है, समझदार हो चुका है। अब वो मुसलमान नहीं रहा कि आप भावनाओं में भड़का करके और मुसलमानों के वोट डलवा लोगे। मुसलमान कभी वोट नहीं डालेगा, मुसलमान को अपना नेतृत्व चाहिए। सर, आपका आकलन क्या है? राजेंद्र गुढ़ा जी कितने वोट ले जाएंगे? वो तो वोट पड़ने के बाद 23 तारीख को पता चल जाएगा। आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको बता दूंगा कितना वोट ले जाएगा।
आप लोगों को पूरा विश्वास है चुनाव आप लोग जीत रहे हैं? 100% नहीं, 1000% चुनाव जीतेंगे। सर बीजेपी में इस बार बबलू जी और उनमें भी एकता हो गई है, वो सब एक मंच पर हैं, अब वहाँ पे ऐसे कोई वोटों का विभाजन नहीं होगा। एकता तारानगर में भी हुई, एकता फतेहपुर में भी हुई थी, एकता सरदार शहर में भी हुई थी, एकता झुंझुनू में भी हुई थी, एकता सब जगह हुई थी, एकता उदयपुर वाटी में भी हुई थी, पिलानी में भी हुई थी, सूरजगढ़ में भी हुई थी। कहाँ गई वो एकता? तो ये शेखावाटी के लोग समझ चुके हैं और राजस्थान की जनता त्राई कर रही है, बीजेपी की बार गाल रही है। वो लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बता दिया और अब उपचुनाव में भी बता देगी। तो ओला जी के गढ़ पर जो ध्वजा लहरा रही है वो इसी शान से लहराएगी? बिल्कुल लहराएगी, नहीं आगे भी लहराती रहेगी, कभी नहीं आएगी। लोग कह रहे हैं कि शायद अमित ओला जी वो ना कर पाए जो पिछली पीढ़ियां कर चुकी। नहीं, वो तो देखो, जब बच्चा एग्जाम में बैठता है और वो लिख कर एग्जाम देता है ना, तब रिजल्ट आता तब पता चलता है। आप एग्जाम में बैठने से पहले ही कह रहे हो। विजेंद्र जी के लिए भी कहते थे कि शीश राम जी की नहीं कर सकते जो शीश राम जी ने किया था, लेकिन विजेंद्र जी ने करके दिखा दिया। तो हो सकता है अमित ओला विजेंद्र जी से भी एक कदम आगे बढ़ जाएं। तो आप सब लोगों को यकीन है कि कांग्रेस जीत रही है? बिल्कुल। अमित ओला जी के बारे में कह रहे हैं कि ये ऊन से निकाल कर लाए हुए हम लोगों ने पहले देखा ही नहीं, बिल्कुल नए नए हैं, ज़्यादा जनता के बीच में नहीं रहते, मतलब उनका अभिप्राय ही है। ये ओला जी का क्या मुकाबला है, इस परिवार का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं एक सेकंड। हाँ सर, बीजेपी एक हिसाब से जीत रही है। माइनॉरिटी मोहल्ले में जाते हैं तो ये कहते हैं 30 से 35% कांग्रेस को जाटों में वोट आ रहे हैं, तो उनको तो वहाँ पर भेद कर देते हैं। फिर जाटों के गाँव में जाके कहते हैं कि मुस्लिम वोट 30 से 35% कांग्रेस को मिल रहे हैं। समझ गए क्या?